बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान जो संविधान में किया है, संविधान में इसलिए किया है कि कुछ ऐसी जातियां थी जो सैकड़ों वर्षों से अत्याचार के शिकार रही हैं और जिनके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार हुए और उनको जो एक मानवता के नाते जो उनको एक प्रेम प्यार और मोहब्बत और भरण पोषण का जो उनका अधिकार है वो छीना गया है। तो इस कारण से बाबा साहब ने उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, सबके खून का रंग लाल बनाया है और कानून भी हमको बराबर बताता है और संविधान भी हमको बराबर का हक देता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हालांकि जो घोड़ी है बारात का वो बैंड बाजा मेरे घर के सामने से नहीं निकलेगा। और अभी आपने देखा पिछले साल एक 8 साल के बालक इंद्र कुमार मेघवाल का सीहोर जिला राजस्थान में केवल शिक्षक ने इसलिए उसकी पिटाई कर दी और इतना मारा कि उसकी जान निकल गई क्योंकि उसने गर्मी में उसके मटके से पानी पी लिया था। मास्टर की मटकी से पानी पी लिया और उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई करी कि वो बच्चा मर गया। तो इससे पता पड़ता है कि कितना भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच का जो भाव है ये वायरस अभी तक जिंदा है। हेमचंद कोहली जी, जिस प्रकार से 23 तारीख जुलाई को लेकर आपने कई जो सम्मेलन को लेकर के एकत्रित करके रामलीला मैदान में प्रोग्राम किया, आज 2024 की अगर बात करें या फिर जातिगत जनगणना की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर आपने यहाँ पर बात रखी। मेरा ये सवाल है कि जो लोग यहाँ एकत्रित होते हैं आपके साथ, यहाँ पर ही एकत्रित होते हैं या इसके बाद भी आप लोगों से जुड़कर वो रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और समाज के लिए कितना काम करते हैं, जरा उसको बताइए। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया समाज बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमोबुद्धाय जय भीम। और आपका प्रश्न ये है कि 23 जुलाई को नहीं, 23 और 24 जुलाई को 2 दिन के लिए ये जो कार्यक्रम था, ये जो बहुजनों के ऊपर अत्याचार और बहुजनों के अधिकारों की जो हकमारी हो रही है देश के अंदर, उसके विरोध में एक आवाज़ उठाई गई थी ऐतिहासिक रामलीला मैदान से और ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा। इतनी धूप, गर्मी और उमस के बावजूद बहुजन ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके ये बता दिया है कि बहुजन जो है वर्तमान सत्तारूढ़ी सरकार से बहुत परेशान है। इतने सारे वक्ता थे, सभी को उन्होंने सुना और अब भोजन शुरू हुआ है। अब आप देख लीजिए 4:30 बजने वाले हैं, बिना खाए पिए लोगों ने सभी वक्ताओं को सुना। इसी से आपको उनकी पीड़ा का, उनके दर्द का एहसास होना चाहिए कि किस प्रकार से जो बहुजन है जिसकी आवाज़ को बिल्कुल सुना नहीं जा रहा है, जिसके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। अभी आपने मणिपुर की घटना देखी जो महिलाओं के ऊपर इतना मतलब जिनको शब्दों में कहना भी थोड़ा सा मतलब शर्म सी आती है। मतलब दो महिलाओं को निवस्त्र कर उनके साथ जो है खेतों में ले जा करके गलत काम किया गया, रेप किया गया। तो अब आप ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। और आप ये देखें जंतर मंतर के ऊपर जो है 1.5 महीने तक जो है महिला पहलवान बैठी रहीं और उनके साथ भी क्या बर्ताव हुआ और उन्होंने जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया था उसको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ, पॉक्सो लगा, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको बर्खास्त नहीं किया। उनकी जो मेंबरशिप है वो पार्लियामेंट से कैंसिल नहीं की। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने पक्षपात कर रही है ये सरकार। तो आपको क्या लग रहा है, जिस बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं, वो कितना प्रतिशत आपके साथ एकजुट हुआ है? ऐसा है, जब हम बहुजन शब्द इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग। आज ये वर्ग त्रस्त है क्योंकि यही वर्ग है जो इस देश का कभी मालिक था और आज यही वर्ग है जिनके पास रोज़गार नहीं है और जो महंगाई की मार से त्रस्त है। और देखिए सरकार तो मस्त है, क्यों? क्योंकि सरकार को बढ़ करके GST मिल रहा है। जितनी जितनी ऊंची महंगाई होती जाएगी उतना ही बढ़ के सरकार को GST मिलेगा, तो सरकार की कमाई तो होती जा रही है। लेकिन गरीब आदमी का क्या? अभी आपने देखा होगा कि 2 साल तक कोविड की वजह से बेचारे मजदूरों के साथ क्या हुआ, सैकड़ों किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ा, उनके पास जेब में पैसे नहीं थे और उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है। देश के जो छोटे उद्योग धंधे सब चौपट हो गए और GST भी इतनी हाई है कि जो छोटा बेचारा निम्न आय का जो व्यवसाय है उसको तो बेचारी बहुत ही कम बख्ती आ रखी है। सर, एक मेरा आपसे ये सवाल है, एकत्रित होने की आप लोग बात करते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज की, तो जितना उसे धर्म की ओर अग्रसर इतना हो चुका है कि उसे दूसरा चीज़ देखी जाए, देखने को नहीं मिलती है। ऐसा है, जब किसी को राजनीति से दूर करना हो, जब किसी को ज्वलंत मुद्दों से दूर करना हो तो सारा ध्यान जो है हिंदू मुस्लिम की तरफ या धर्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये एक राजनीति है और ये एक साजिश है। जो गरीब आदमी है बेचारा वो उसका शिकार है। गरीब आदमी जो है अपना कितनी मुश्किल से आज जो है अपनी दाल रोटी कमाता है और इन सब कामों में उसका काफ़ी पैसा निकल जाता है। ये देखिए
बाहर के मुल्कों की बात करते हैं, बाहर के मुल्कों में ना तो जातिवाद है, हाँ। ना ही वर्ण व्यवस्था है, वो लोग तरक्की कर रहे हैं। और हमारे इधर आप देखें कि जातिवाद तो सर बहुजन समाज में भी है ना, बहुजन समाज है, उपासी है, ये ऐसा है, ये तो विरासत में उसको मिला है। हाँ। ये अभी की इसकी संरचना थोड़ी है। हाँ। इसका निर्माण अभी नहीं हुआ है। हाँ। ये सदियों से जो है ये एक वजन उनके कंधों पे डाला गया है। ये देखिए बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान जो संविधान में किया है, संविधान में इसलिए किया है हाँ। कि कुछ ऐसी जातियां थी जो सैकड़ों वर्षों से अत्याचार के शिकार रही हैं और जिनके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार हुए, और उनको जो एक मानवता के नाते जो उनको एक प्रेम प्यार और मोहब्बत और भरण पोषण का जो उनका अधिकार है वो छीना गया है। तो इस कारण से बाबा साहब ने उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। उनके बच्चों को शिक्षा मिले, वो लोग जो है शिक्षित होकर के रोजगार पावें, और उसके बाद उनको राजनीति के अंदर भी अगर अपना भाग्य चमकाना है, अपने लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, तो ये सब सारे अधिकार बाबा साहब के दिए हुए हैं। लेकिन आज उसी संविधान की देखिए अब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौन उड़ा रहा है धज्जियां? देखिए जो मनुवादी लोग हैं जो इस बीमार मानसिकता से ग्रसित हैं, वो देखिए हमारे लोगों में बहुजन, न केवल बहुजन, और जो अपने आप को ऊंचा समाज का कहते हैं, हालांकि ऊंचा नीचा कोई नहीं होता। हाँ। कुदरत भी जो है अपने अगर नदी नाले झरने पानी देते हैं, सबको बराबर देते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, सबको बराबर देते हैं। कुदरत ने सबके खून का रंग लाल बनाया है। हाँ। और कानून भी हमको बराबर बताता है और संविधान भी हमको बराबर का हक देता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊंच नीच का, अब आप ये देखें आए दिनों आप पढ़ते होंगे कि फला की जो घोड़ी है बारात का, वो बैंड बाजा मेरे घर के सामने से नहीं निकलेगा। और अभी आपने देखा पिछले साल एक 8 साल के बालक इंद्र कुमार मेघवाल का सीहोर जिला राजस्थान में केवल शिक्षक ने इसलिए उसकी पिटाई कर दी और इतना मारा कि उसकी जान निकल गई, क्योंकि उसने गर्मी में उसके मटके से पानी पी लिया था। मास्टर की मटकी से पानी पी लिया और उसको इतनी ज़्यादा पिटाई करके वो बच्चा मर गया। तो इससे पता पड़ता है कि कितना भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच का जो भाव है ये वायरस अभी तक जिंदा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कोई भी राज्य हो, दलितों की बात करें, बहुजनों की बात करें, उन पर अत्याचार जो है कम नहीं होता है। उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? ऐसा है, देखिए अभी हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, जो मैंने कल भी ये बात बताई थी, जो असली इतिहास है उसको छुपाया जा रहा है। अब आप ये अभी आप इस चीज़ पे गौर फरमाएं कि 1857 में जब हिंदुस्तान के मतलब स्वतंत्रता पहला संग्राम हुआ था, तो वो जो है माता दीन भंगी की वजह से हुआ था, ना कि मंगल पांडे की वजह से, जबकि मंगल पांडे को बहुत हाईलाइट किया गया। और लेकिन सच्चाई क्या है कि माता दीन भंगी ही वो पहला व्यक्ति था बहुजन समाज से जिसने ये बताया था कि कारतूस का ये जो ढक्कन है इसको बंद करने के लिए सूअर की और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया। तो ये जो उस पलीते के अंदर जो पहली अग्नि दी थी, ये माता दीन भंगी ने दी थी, लेकिन उसका नाम इतिहास में इतना हाईलाइट नहीं किया गया। और मंगल पांडे को ये कह करके कि भाई इसने अंग्रेजों के खिलाफ ये जो कारतूस है, इसका जो ढक्कन है उसके चर्बी सूअर की और गाय का, लेकिन असली उसको बताने वाला माता दीन भंगी था। इसी प्रकार मैंने कल बताया था वीरांगना झलकारी बाई कोरिन जो बुंदेलखंड से हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई की जो दुर्गा वाहिनी की जो महिला सेना थी उसकी सेनापति थी, और उसके नाम को भी छुपाया गया है, जबकि लड़ती वो थी युद्ध के मैदान में और रानी झांसी का नाम होता था। और जो अंतिम युद्ध था वो भी 1857 की बात है, और जो उन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स का जनरल था A.O. ह्यूम रोज, उसने जब देखा कि जो घोड़े के लगाम को मुंह से पकड़ती है और दोनों हाथों से बिजली की तरीके से तलवार चलाती है, तो ये कौन है। जब वो और उसके घर में गया तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, इफ 1% वीमेन ऑफ द कंट्री टर्न आउट टू बी झलकारी देन वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट ओनली टू लीव द कंट्री। तो उसने बहुजन की वीरांगना की तारीफ की थी, और वो तारीफ किसको चली गई? रानी लक्ष्मीबाई को। सर आज के समय में एनडीए की हम बात करें और इंडियन विपक्षी दलों की हम बात करें, उन्होंने एकता बनाई। इस एकता में महागठबंधन को नाम दिया, इंडिया नाम रखा गया। तो क्या लग रहा है कि उस महागठबंधन में मायावती जी समर्पित नहीं है, साथ नहीं है, समर्थन में नहीं है? इसके पीछे की वजह क्या जान रही है? बहुजन समाज क्या उनके साथ नहीं है? ऐसा है, अभी जो 2019 में चुनाव हुए थे, बहन जी मायावती जी ने एक कोट जो है मीडिया के सामने किया था। उन्होंने ये स्पष्ट बोला था कि जहाँ जहाँ बसपा का कैंडिडेट ना जीत रहा हो वहाँ भाजपा के कैंडिडेट को जितवा देना। तो उनका ऐसा बयान देना, ऐसा स्टेटमेंट देना, ये बताता है कि वो जो है अपोजिशन के साथ नहीं है। हालांकि उनको मनाने की कवायद चल रही है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो अपना थोड़ा सा गुस्सा नाराज़गी दूर करेंगी और बहुजन की आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगी और बहुजन एकता को मजबूत करेंगी। नीतीश कुमार जी ने भी बहुजन बीजेपी से गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई थी।
अगर बहन जी का अगर ये ट्वीट आया था या ये बयान था तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन क्यों है? नहीं, ऐसी कई सारी तमाम पार्टियां हैं जिसने बीजेपी का साथ लेकर के अपनी गठबंधन की गवर्नमेंट बनाई। नहीं, वो बात सही है। देखिए, गठबंधन की सरकार तो बनती रहती है। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर भी वही हुआ, लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ वो बिहार में होने वाला था। वो तो आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी ने तो अपना उधर से मतलब गठजोड़ तोड़ा और तुरंत जो है उन्होंने अन्य दलों के साथ हाथ मिलाया और अपनी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी उसको बचाया। तो गठबंधन होना या ना होना ये तो राजनीति में बड़ी आम बात है। आम बात है, पर आपने सीधा टारगेट बहन कुमारी मायावती जी को किया। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया है, क्या अगर बहन जी नहीं आती हैं आपके साथ तो आप यही मान लेंगे कि वो बीजेपी के साथ हैं? देखिए, उनके बारे में कहा तो ये जाता है, आप देख लें, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है कि बसपा जो है बीजेपी की बी पार्टी है। चलिए, हम उसको नहीं कहते क्योंकि इंटरनेट पे तो कोई खबर जो है मजाक के तौर पे भी ली जाती है, लेकिन मैं तो आप सभी के बहुजन समाज के चैनल के माध्यम से बहन मायावती जी को उनका हम सम्मान करते हैं। मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि अपनी हठ धर्मिता को छोड़ करके अभी उनको ये जो बहुजन एकता जो बन रही है, जो जितने भी जो ओपोजिशन की पार्टीज हैं, ये बहुजन एकता बना रही हैं, जिससे कि 2024 के अंदर जो है बहुजन की सरकार हो, बहुजन का प्रधानमंत्री हो। तो मैं आप सभी चैनल के माध्यम से बहन मायावती जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपनी हठ धर्मिता को छोड़ें और बहुजन का ओपोजिशन का साथ दें।